अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इस चैप्टर में हम इन्फ्लेमेशन और इसकी टाइप्स पढ़ रहे थे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की डिटेल्स देखते हैं कि क्या इसके कॉजेज हैं, इसके लिए कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर्स आर कुछ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में दोबारा से बात करते हैं। जो भी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा उसको समराइज करते हैं, और फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज क्या हो सकती हैं, एंड व्हाट आर द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड देयर एक्टिवेशन एंड फंक्शन। उन सेल्स की एक्टिवेशन किस तरह से होती है एंड हाउ दे परफॉर्म इन द होल प्रोसेस। ये सब हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के नाम से ही जाहिर था कि ये एक रैपिड और फौरन से होने वाला रिस्पांस था। तो कोई भी जो ऑफेंडिंग एजेंट बॉडी में आ रहा था उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम था, एक डिफेंस मैकेनिज्म था, और वो उसी में ये सब जो भी प्रोसेसेस हुए थे एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सो रैपिड रिस्पांस ऑफ लिविंग टिश्यू टू एनी इंजरी, और नेकेड आई से भी आपको वो रिएक्शन, उसके कुछ हमने फीचर्स पढ़े थे कि ये कुछ फीचर्स हैं जैसे कि रेडनेस हो जाना, उस जगह पर स्वेलिंग हो जाना, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। इनको हमने पैथोलॉजिकल टर्म्स में रूबर्ट कैलर और इस तरह से ये नाम दिए थे। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक अगर जब आप इसका एनालिसिस करते हैं तो आपको इस इन्फ्लेमेशन में वास्कुलर डायलेशन, एक्सुडेशन, लीक्स, टिश्यूज़ में होना, न्यूट्रोफिल्स की इमिग्रेशन, साइट पर न्यूट्रोफिल्स का पहुंचना, ये सब हमने इवेंट्स देखे थे जिन्हें हमने वास्कुलर चेंजेस और फिर सेलुलर चेंजेस में डिवाइड करके पढ़ा था। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स इन्वॉल्व थे पूरे प्रोसेस में, यही सेल्स को लेकर आना एट द साइट ऑफ इंजरी एंड वेसल्स की डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ये सब। न्यूट्रोफिल्स के बारे में ज़्यादा बात हुई थी कि ये जब एट द साइट ऑफ इंजरी आते हैं सो दे आर फास्ट एक्टिंग एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड फेगोसाइट्स, और ये वहाँ पे आके फेगोसाइटोसिस करते हैं, द ऑफेंडिंग एजेंट को वो करते हैं, एलिमिनेट करने में बॉडी से हेल्प करते हैं। एंड फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को हमने थोड़ा डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन और हाउ द फेगोसाइटोसिस हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रोब एंड बैक्टीरियल किलिंग होती है। फिर सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है। वो जो हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्पीशीज की, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की बात की थी, नाइट्रिक ऑक्साइड हैं, इस तरह से ये सारी जो इंटरनल सेल में किलिंग हुई थी हमारे पास फेगोसिटिक सेल्स में। एंड इफ द इन्फेक्शन स्टिल परसिस्ट, अगर इन्फेक्शन फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा ये सब प्रोसेसेस के बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होने वाले, तो पूरी पॉसिबिलिटी है दैट इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर ठीक तरीके से उसका वो नहीं, उसको आपके ऑफेंडिंग एजेंट को निकाल पाई बॉडी से, और the infection persists so that it will be converted into chronic inflammation. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एक्यूट कोई इंजरी हुई है, एक्यूट इंसल्ट है, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो रिस्पांस है बॉडी का। और अगर डैमेज कम था, थोड़ा था, तो वो रेजोल्यूशन की तरफ चला जाता है और ऑल द डैमेज इज रिजॉल्व्ड, जो भी प्रॉब्लम थी हुई थी उस इंजरी की वजह से। लेकिन अगर डैमेज वो ठीक थोड़ा नहीं था, ज़्यादा था, और वो कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, एंड फिर वहाँ बात आ जाती है रिपेयर एंड स्कारिंग की, जो कि हमारे इस चैप्टर की का लास्ट टॉपिक है कि रिपेयर किस तरह से फिर होती है और स्कारिंग का प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है। So we will discuss that in detail also. So the chronic inflammation is the inflammation of long duration, weeks or months. मतलब इस inflammation का duration onset ये काफ़ी लंबा होता है और ज़्यादा अरसे के लिए inflammation बॉडी में रहती है। और ये किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है, या इसकी अकरेंस की क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। एक तो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ही फॉलो करते हुए, मतलब वो रिजॉल्व नहीं हुआ या वो परसिस्टेंट है इन्फेक्शन, सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और अदरवाइज इंसिडेंटली एज एक्टिव इन्फ्लेमेशन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन से ही क्रॉनिक में कन्वर्ट हो, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ भी हो सकती है।
विद टिश्यू डिस्ट्रक्शन और विद रिपेयर प्रोसेस। और ये कुछ मेन फीचर्स यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिखे हैं कि इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो सकती है और फिर उसके बाद ऑब्वियसली रिपेयर प्रोसेस इज़ द एंड ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जो कि रिपेयर स्कारिंग वगैरह की तरफ चले जाते हैं। So we can characterize chronic inflammation by these following points कि हम chronic inflammation के कुछ main features क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो at the site of the inflammation मोनोन्यूक्लियर सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिनमें हमारे पास मेनली आते हैं लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स। दीज सेल्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। और टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होता है थ्रू दीज इन्फ्लेमेटरी सेल्स और अटेम्प्ट्स एट रिपेयर विद फाइब्रोसिस एंड एंजियोजेनेसिस। इसके अलावा जब ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन वगैरह के बाद फिर आखिर में आपके पास उसको रिपेयर करने का ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो भी वहाँ पर इंजरी और प्रोसेस हो गया था। सो फाइब्रोसिस होती है, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट वगैरह बनते हैं। एंजियोजेनेसिस में न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है, तो उसको प्रॉपर रिपेयर और स्कार की तरफ जो है वो प्रोसेस स्टार्ट। कॉजेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या क्या हो सकती हैं इसमें? परसिस्टेंट इन्फेक्शन, जिसकी हमने पहले भी बात की कि इन्फेक्शन है जो कि परसिस्टेंट है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, और उसमें मोस्टली जिन बैक्टीरियाज के थ्रू या माइक्रोब्स के थ्रू ये इन्फेक्शन होता है इंक्लूडेड है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एमटीबी का इन्फेक्शन, ट्रैपोनीमा पैलेटम हो सकता है, ये सिफिलिस वगैरह। तो ये जो लॉन्ग और इनके ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो परसिस्ट करते हैं बॉडी में, सो दे कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। Otherwise, prolonged exposure to potentially toxic agents, this could be a reason of chronic inflammation. That इसमें ये है कि कोई टॉक्सिक एजेंट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग काफ़ी लंबे अरसे के लिए जो है वो एक्सपोजर है आपकी बॉडी का, जिसमें एंडोजिनस और एक्सोजिनस की डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। एक्सोजिनस में एग्जांपल दी है सिलिका पार्टिकल्स वगैरह की, और इससे सिलिकोसिस नामी एक कंडीशन है, ये डेवलप हो जाती है और वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डेवलप होती है, कन्वर्ट हो जाती है। और एंडोजिनस में आपके पास ये जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स आपकी ब्लड वेसल्स में जाके जम जाते हैं और कॉज करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, सो दैट इज आल्सो टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एंड किसी भी टॉक्सिक एजेंट, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वो कुछ बॉडी के अंदर एंडोजिनस या एक्सोजिनस कुछ भी हो सकती हैं, so that could be a cause of chronic inflammation. ऑटो इम्यूनिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की डेवलपमेंट में। देयर इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शंस कह लें या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम, तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंक्लूडेड है, सोरियासिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज। इन सब डिजीजेज में आपका जो इम्यून सिस्टम है उसी का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करने का बाइस बनता है। तो ये कुछ मेन वजूहात हैं, कॉजेज हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। The main cells involved in the process are mainly infiltration by mononuclear cells, और ये 48 आवर्स के अंदर अंदर ही जो भी प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, तो 24 to 48 आवर्स में वहाँ पर हमें नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इन सेल्स में इन्वॉल्व है मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, दैट इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये हम आगे चल के इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। यूसिनोफिल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, तो ये कुछ मेन सेल्स हैं। अगर आपको याद हो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो ज़्यादातर सेल्स इन्वॉल्व थे वो न्यूट्रोफिल्स की हमने बात की थी, बट यहाँ पर ये सेल्स का भी डिफरेंस आ जाता है। मैक्रोफेजेस जो कि बहुत एक मेन सेल है हमारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का, और मैक्रोफेजेस क्या होते हैं ये हमें पता है, इट्स अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल जो कि मेनली मोनोसाइट्स होते हैं, और मोनोसाइट्स ही कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस में। और वेरियस लेवल्स हैं इसको इनकी एक्टिवेशन के कि ये किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, और मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस कन्वर्जन वगैरह। फंक्शंस की अगर बात करें कुछ मेन फंक्शंस की, तो फेगोसाइटोसिस और माइक्रोब्स की जो डिस्ट्रक्शन है, डेब्रिस वगैरह का क्लियरेंस है, ये सब मैक्रोफेजेस का काम होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका हमारे इम्यून सिस्टम में होता है, दैट प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन
मतलब कि जो एंटीजन है, जो भी माइक्रोब है, जो भी ऑफेंडिंग एजेंट हमारी बॉडी में आया है, उसको प्रेजेंट करना हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को, और फिर वो आगे उसको रिकग्नाइज करते हैं और प्रोसेस आगे चलता है। इसके अलावा साइटोकाइन, बहुत सारे साइटोकाइंस का रिलीज करना और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स इवन, और बहुत सारे प्रोटीएजेस बनाना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो ये सब मैक्रोफेजेस के फंक्शन में आ जाता है। सो मैक्रोफेजेस का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, और ये पूरी बॉडी में मोनोसाइट से कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेज में, और हमारी बॉडी के डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज में जाकर इनको डिफरेंट टर्म्स से भी हम बुला सकते हैं मैक्रोफेजेस को, जैसे कि माइक्रोग्लाइल सेल्स का नाम दिया जा सकता है, कूफर सेल्स का नाम दिया जाता है। तो माइक्रोग्लाइल जब आपके मैक्रोफेजेस सीएनएस में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो दे आर कॉल्ड एज माइक्रोग्लाइल सेल्स। कूफर सेल्स आपके लिवर में होते हैं, लिवर में जब मैक्रोफेजेस एंटर हो जाएं। साइनोसिस्टोसाइट्स आपके लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन वगैरह में मैक्रोफेजेस को साइनोसिस्टोसाइट्स कहा जाता है। एल्वुलर मैक्रोफेजेस कहते हैं आपके लंग्स में जो मैक्रोफेजेस हैं उनको। तो ये टर्म मतलब हैं ये सारे सेल्स मैक्रोफेजेस ही, बट इनके नाम, इनको डिस्क्राइब करने की जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट यूज हुई हुई हैं। और आपके ब्लड में ये मोनोसाइट्स मौजूद होते हैं और पहुंचते हैं इंजरी की साइड पे 24 to 48 आवर्स में। मैंने आपको ये पहले भी बताया। बिकम एक्टिवेटेड बाय टी सेल साइटोकाइंस, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है इन सेल्स को, और इनके एक्टिवेशन में टी सेल ड्राइव्ड साइटोकाइंस का बहुत अहम रोल होता है। एंडोटॉक्सिन्स जो कि बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं, या फिर दूसरे के प्रोडक्ट्स हैं इन्फ्लेमेशन के। तो बेसिकली अगर हम मैक्रोफेजेस के एक्टिवेशन की बात करें ना, तो यहाँ पर दो तरीके हैं एक्टिवेशन के। क्लासिकल एक्टिवेशन होती है मैक्रोफेजेस की, और अल्टरनेटिव एक्टिवेशन भी होती है। तो आगे मैं आपको डायग्राम से इसको डिटेल से बताती हूँ कि ये क्लासिकल और अल्टरनेटिव में क्या फ़र्क है इन मेथड्स में। क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज कौन सा होता है कि जो आपके माइक्रोब्स जो हैं उनके प्रोडक्ट्स की वजह से एक्टिवेट हो रहा है। माइक्रोब जैसे कि एंडोटॉक्सिन वगैरह हैं, और फिर टी सेल ड्राइव सिग्नल्स आते हैं, और उसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक साइटोकाइन है जो कि आपके टी सेल रिलीज कर रहे होते हैं, इंटरफेरोन गैमा जिसको कहते हैं। IFN गैमा लिखा हुआ है, इसको इंटरफेरोन गैमा है। और ये सिर्फ माइक्रोब्स नहीं बल्कि डिफरेंट क्रिस्टल्स या कोई भी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो बॉडी में एंटर होता है, तो उसके रिस्पांस में भी ये इंटरफेरोन गैमा जो प्रोड्यूस करते हैं आपके टी सेल्स जो लिम्फोसाइट्स में आ जाते हैं। तो अगर इंटरफेरोन गैमा के थ्रू आपका मैक्रोफेज एक्टिवेट हुआ है, तो इसने क्या करना है, इसने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देनी है, इसने लाइसोसोमल एंजाइम्स बनाने हैं, इसने नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है। और अल्टीमेटली आपको पता है, आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले, कि ये जो है अल्टीमेटली ये माइक्रोबिसाइडल एक्शन है, क्योंकि ये एक फेगोसाइट है, माइक्रोफेज ने फेगोसाइटोसिस करनी है, तो उसने उस ऑफेंडिंग एजेंट को इनगल्फ करके फेगोसाइटोस करके उसकी किलिंग करनी है। तो उसके लिए ये सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये कुछ इंटरल्यूकेंस को भी कर रहा होता है सिक्रेट, जिसमें 1, 12 और 23 कीमोकाइंस आ जाते हैं, दे विल प्ले देयर रोल इन इन्फ्लेमेशन। अदरवाइज द अल्टरनेटिव पाथवे जो है उसको अल्टरनेटिव इसलिए कहा है कि ये इसमें माइक्रोब्स का और एज सच इस तरह से एंडोटॉक्सिन्स वगैरह का रोल नहीं होता, बल्कि मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं बाय दी साइटोकाइंस, यानी कि इंटरल्यूकिन 13 और 4 के प्रोड्यूस होने से बाय द लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स मेनली इन्वॉल्व है इसमें। तो इनसे निकलने वाले ये इंटरल्यूकिन्स जब एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज को, तो तब ये फिर ज़्यादातर ये उसकी तरफ माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाते, बल्कि ये इनका ज़्यादा रोल होता है टिश्यू रिपेयर की तरफ, कि वहाँ पे जो है एंटी इन्फ्लेमेशन, मतलब बिल्कुल ही देखें ऑपोजिट। इसीलिए इसको अल्टरनेटिव एक्टिवेटेड मैक्रोफेज पाथवे कहा है, कि इसमें फिर जो जिस तरह के ये प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ फैक्टर स्टार्ट कर देते हैं प्रोड्यूस करना मैक्रोफेजेस, और इंटरल्यूकिन 10, और इस तरह से ये जब ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं तो वहाँ पर फिर टिश्यू रिपेयर स्टार्ट होती है, फाइब्रोसिस होती है, और इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का। तो एक तरफ इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रही है और किलिंग स्टार्ट हो रही है, जबकि दूसरे मेथड से जब ये एक्टिवेट हो रहे हैं, सो दे आर डूइंग द टिश्यू रिपेयर एंड फाइब्रोसिस, और इस तरह का सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं।
लिम्फोसाइट्स, ये भी एक बहुत मेन सेल्स हैं हमारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के। और वैसे अगर लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो इम्यून सिस्टम को बनाने में, इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। इनकी दो टाइप्स होती हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। कुछ जनरल फंक्शंस इनके होते हैं, एंटीजन एक्टिवेटेड या मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल, मतलब इनकी एक्टिवेशन दो मतलब हो सकती है एंटीजन के थ्रू। जब हमारे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जिनमें मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स इन्वॉल्व हैं, ये उनको एंटीजन प्रेजेंट करते हैं और फिर इंटरल्यूकिन्स वगैरह साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, सो दे बिकम एक्टिवेटेड। रिलीज मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग साइटोकाइंस, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि लिम्फोसाइट्स ही इस तरह के साइटोकाइंस रिलीज करते हैं कि मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होती है। और फिर उसके बदले में होता है कि मैक्रोफेजेस कुछ ऐसे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये दोनों साइड बाय साइड एक दूसरे को की एक्टिवेशन करवा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैक्रोफेज जो है वो एक्टिवेट होता है थ्रू दी साइटोकाइंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, एंड लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं थ्रू द साइटोकाइंस रिलीज बाय दी मैक्रोफेजेस। तो बोथ एक दूसरे को जो है वो हेल्प कर रहे हैं। और तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपका जो इन्फ्लेमेशन का स्टिमुलस था, मतलब इन्फ्लेमेशन की मेन वजह यही थी ना कि कोई इंजरी है, कोई कॉजेटिव एजेंट है, कोई माइक्रोब है, कोई फॉरेन बॉडी है, तो उसको जब तक रिमूव ना कर दिया जाए तो ये एक तरह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वही स्टार्ट हुआ होता है। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स की जो बार बार जिक्र आया, तो प्लाज्मा सेल्स आपको पता है वो सेल्स होते हैं जो बी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स ही अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल में, डिफ्रेंशिएट होते हैं टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड बी सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, और इनका काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लिम्फोसाइट्स की फर्दर टाइप्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, उसमें से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनकी फिर से फर्दर टाइप्स होती हैं जिनमें आ जाता है हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स आर आल्सो नेम्ड एज CD4 सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर नेम्ड एज CD8 सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स की अगर बात करें CD4 सेल्स की, तो उनकी मजीद सब क्लासेस हैं, डिवीजन्स हैं, जिनमें हेल्पर टी सेल्स 1, हेल्पर टी सेल 2 और हेल्पर टी सेल 17 आ जाता है। और इन सबके बड़े अपने मेजर रोल्स हैं, जैसे कि TH1 जो है वो सीक्रेट करता है इंटरफेरोन गैमा। और अभी हमने पीछे बात की है कि क्लासिकल पाथवे में आपका मैक्रोफेज एक्टिवेट ही तब होता है जब इंटरफेरोन गैमा के थ्रू। तो वो आपके कौन से लिम्फोसाइट रिलीज कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट्स, और वो भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट की TH1 सब क्लास, ये आप याद रखना है। TH2 जो है वो सिक्रीट कर रहा है इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13, और इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपका अल्टरनेटिव पाथवे में हमने देखा था कि इंटरल्यूकिन 13 और 4 जो है वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा है, और इसके अलावा ये रिक्रूट करते हैं इओसिनोफिल्स को भी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन या एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो अल्टीमेटली वो किलिंग का प्रोसेस होगा या रिपेयर की तरफ काम जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा TH17 जो है वो इंटरल्यूकिन 17 और बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज करता है जो कि एक कीमोकाइन के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, मतलब वो एक उसको न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करवा रहे होते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी। These are some functions of the subdivision classes of helper T cells. This is a diagrammatic representation of macrophage and lymphocyte interaction, जो हमने पीछे बात की कि lymphocytes are activating the macrophages and macrophages activating lymphocytes, both are helping each other. तो उसमें ये है, ये आप देख सकते हैं कि जी मैक्रोफेज है ये एक्टिवेट हुआ है क्लासिकल पाथवे के थ्रू, लेकिन वो किस तरह से कि इसने एंटीजन प्रेजेंट किया टी सेल को, प्रेजेंट मीन के उसने अपने रिसेप्टर्स के थ्रू पकड़ के समझे दिखाया टी लिम्फोसाइट को, और लिम्फोसाइट ने उसको देखकर रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट ये साइटोकाइंस रिलीज करना स्टार्ट किया। उनमें अगर इंटरफेरॉन गैमा भी है तो मैक्रोफेज और ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, क्लासिकल पाथवे उसका क्लासिकल एक्टिवेशन हो गई, और उसने जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स बनाना शुरू कर दिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाना शुरू कर दी। इसके अलावा ऐसे निकाले इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो कि ल्यूकोसाइट्स की रिक्रूटमेंट करा रहा है, वही न्यूट्रोफिल्स की इसके अलावा इंटरल्यूकिन 12, 6, 23 का रोल टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन में आ जाता है। फिर टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो रहे हैं तो वो इस तरह के साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं जो कि फर्दर
रिक्रूटमेंट करवाएंगे ल्यूकोसाइट्स की, या वो फर्दर उसको मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो हैं दोनों एक दूसरे को एक्टिवेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरे कुछ सेल्स की भी बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में, तो उसमें ईओसिनोफिल्स आ जाते हैं, मास्ट सेल्स आ जाते हैं। ईओसिनोफिल्स आर स्पेसिफिक फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं, एलर्जीज में ज़्यादा इनका रोल होता है, और आईजीई मीडिएटेड इनका प्रोसेस होता है कि एंटीबॉडी आईजीई ये ज़रूर इनको यूज़ कर रहे होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। इसके अलावा दे हैव हाईली कैटायनिक प्रोटीन्स विच आर टॉक्सिक टू पैरासाइट्स। पैरासिटिक इन्फेक्शन और उनकी किलिंग में ईओसिनोफिल का रोल होता है। ईओटैक्सिन एक कीमोकाइन होता है जो कि इन्हें एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन रिक्रूट करने के लिए, माइग्रेट करवाने के लिए यूज़ होता है। और मास्ट सेल्स जो हैं वो इनका रोल होता है हिस्टामिन रिलीज करने में, एलर्जिक रिएक्शंस में, एनाफाइलैक्टिक शॉक में। हिस्टामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर वैस्कुलर चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये कुछ आज हमने अपने लेक्चर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इसमें इन्वॉल्व कुछ इम्पॉर्टेंट सेल्स की बात की है जो इस सारे प्रोसेस को मीडिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे फर्दर इस बात करेंगे।